नमस्कार और बिहार मैटर्स में आपका स्वागत है। नमस्ते। मैं आपका सीनियर एजुकेटर और आज हम इकोनॉमी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक समझने वाले हैं। बिल्कुल, इन्फ्लेशन। या जिसे हम आम भाषा में महंगाई कहते हैं। हाँ, महंगाई। ये एक ऐसा शब्द है जो हम रोज सुनते हैं, महसूस करते हैं, लेकिन ये है क्या, क्यों होती है, आज इसी पर बात करेंगे। और ये सिर्फ परीक्षा के लिए ही नहीं बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को समझने के लिए भी बहुत जरूरी है। सही बात है। तो चलिए एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। सबसे पहले ये इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति आखिर है क्या? देखिए, आसान शब्दों में कहें तो इन्फ्लेशन का मतलब है चीजों और सेवाओं के दाम में लगातार बढ़ोतरी होना। जैसे अगर आज एक कप चाय 10 रुपए की है और साल भर बाद वही चाय 12 की हो जाए। बिल्कुल, वही इन्फ्लेशन का असर है। पर इसमें एक बहुत जरूरी बात छिपी है। जब महंगाई बढ़ती है तो हमारे पैसे की जो खरीदने की ताकत है, परचेजिंग पावर जिसे कहते हैं। हाँ। हाँ, परचेजिंग पावर वो कम हो जाती है। मतलब उतने ही पैसों में आप पहले से कम सामान खरीद पाते हैं। तो परीक्षा के लिहाज से पहली जरूरी लाइन ये हो गई कि इन्फ्लेशन मतलब मूल्य वृद्धि। और इसका उल्टा डिफ्लेशन मतलब मूल्य में गिरावट। ये दो बेसिक बातें हैं। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि इन्फ्लेशन क्या है, पर ये होता क्यों है? मतलब अचानक से चीजें महंगी क्यों होने लगती हैं? इसके पीछे मोटे तौर पे 4 वजह हो सकती हैं। एक तो ये कि लोगों की खरीदने की डिमांड बहुत बढ़ जाए। अच्छा। दूसरा, बाजार में सामान ही कम हो जाए, मतलब सप्लाई घट जाए। ठीक है। डिमांड ज्यादा, सप्लाई कम। ठीक है। तीसरा, सामान को बनाने का खर्च यानी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाए। और चौथा कारण है जब बाजार में पैसा ही बहुत ज्यादा आ जाए। ओके, तो आज की हमारी चर्चा इन्हीं कारणों के इर्द गिर्द रहेगी, खासकर इनके प्रकारों पर। बिल्कुल, क्योंकि परीक्षा में सबसे ज्यादा सवाल इन्फ्लेशन के प्रकारों से ही आते हैं। तो फिर सबसे पहले प्रकार पर आते हैं। आपने कहा डिमांड का बढ़ना। हाँ, इसे कहते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन, मतलब मांग जनित मुद्रास्फीति। डिमांड पुल यानी मांग जो है वो कीमतों को ऊपर की तरफ खींच रही है। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही समझा आपने। ये तब होता है जब बाजार में चीजों की सप्लाई से ज्यादा उनकी डिमांड हो जाती है। लोग खरीदना ज्यादा चाहते हैं पर सामान उतना है नहीं। इसका कोई रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा उदाहरण? सबसे अच्छा उदाहरण है त्योहारों का मौसम। दिवाली या ईद के टाइम पर देखिए, मिठाइयों, कपड़ों, इलेक्ट्रॉनिक सामानों की मांग अचानक बहुत बढ़ जाती है। हाँ, सही बात है। लेकिन दुकानें और फैक्ट्रियां रातों रात अपना उत्पादन तो नहीं बढ़ा सकती। नतीजा ये होता है कि मांग ज्यादा और सप्लाई कम होने से दुकानदार दाम बढ़ा देते हैं। अच्छा, तो ये हुआ डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ये तो काफी सीधा है। जी अब दूसरे प्रकार पर आते हैं। आपने कहा था कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। हाँ, लागत जनित मुद्रास्फीति। अब इसमें क्या होता है कि खरीदार के तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, डिमांड नॉर्मल है। तो फिर दाम क्यों बढ़ते हैं? दाम इसलिए बढ़ते हैं क्योंकि सामान को बनाने का खर्च यानी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाती है। बनाने का खर्च, जैसे कि? कच्चा माल महंगा हो गया। हाँ, कच्चा माल महंगा हो गया, या मजदूरों की सैलरी बढ़ानी पड़ी, या फिर ट्रांसपोर्ट का खर्च बढ़ गया। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो शायद पेट्रोल डीजल की कीमतें हैं। बिल्कुल, सबसे क्लासिक उदाहरण है। जैसे ही पेट्रोल डीजल महंगा होता है, ट्रांसपोर्ट का भाड़ा बढ़ जाता है। और फिर उस ट्रांसपोर्ट पर निर्भर हर चीज, सब्जियां, फल, एफएमसीजी प्रोडक्ट्स सब महंगे हो जाते हैं। सही। तो कंपनी उस बढ़ी हुई लागत का बोझ खुद नहीं उठाती, वो उसे ग्राहक पर डाल देती है, दाम बढ़ाकर। ये लागत का धक्का है जो कीमतों को ऊपर धकेलता है। एक तरफ मांग का खिंचाव और दूसरी तरफ लागत का धक्का। लेकिन एक तीसरा प्रकार भी होता है, शायद बिल्ट इन इन्फ्लेशन। हाँ, बिल्ट इन इन्फ्लेशन। और ये इन दोनों से ज्यादा पेचीदा है क्योंकि ये एक साइकिल की तरह काम करता है। एक साइकिल मतलब ये उम्मीदों पे चलता है। जब लोगों को, खासकर नौकरी पेशा लोगों को, ये लगने लगता है कि भाई महंगाई तो बढ़ रही है, तो वो ज्यादा सैलरी की मांग करते हैं। बिल्कुल, वो कहते हैं कि खर्चे बढ़ गए, हमारी तनख्वाह भी बढ़ाओ। ठीक है, कंपनियों ने सैलरी बढ़ा दी। अब जैसे ही कंपनियां सैलरी बढ़ाती हैं, उनकी अपनी लागत बढ़ जाती है। तो वो वापस कॉस्ट पुश वाले साइकिल में चले गए। एग्जैक्टली। और उस बढ़ी हुई लागत को पूरा करने के लिए वो फिर से अपने सामान की कीमतें बढ़ा देते हैं। और जब चीजें फिर से महंगी होती हैं तो कर्मचारी अगले साल फिर से सैलरी बढ़ाने की मांग करते हैं। ये तो एक न खत्म होने वाली साइकिल है। इसी को वेज प्राइस स्पाइरल कहते हैं।
ये महंगाई सिस्टम के अंदर ही बिल्ट इन हो जाती है। ये तो काफी खतरनाक लग रहा है। ये है भी। चलिए, तो ये 3 मुख्य प्रकार हो गए। हाँ। अब एक बहुत जरूरी सवाल, हमें पता कैसे चलता है कि महंगाई कितनी बड़ी है? मतलब ये जो खबरों में आता है कि महंगाई दर 5% हो गई या 6% हो गई, ये नंबर आता कहाँ से है? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, महंगाई को मापने के लिए प्राइस इंडेक्स यानी मूल्य सूचकांक का इस्तेमाल होता है। भारत में इसके लिए 2 मुख्य इंडेक्स हैं। CPI और WPI। हाँ, CPI यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और WPI यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स। CPI का नाम तो बहुत सुनने में आता है। रिजर्व बैंक भी इसी की बात करता है। जी, क्योंकि यही सबसे महत्वपूर्ण है। CPI उस महंगाई को मापता है जिसका असर सीधे हम और आप जैसे आम उपभोक्ताओं पर पड़ता है। इसे रिटेल इन्फ्लेशन या खुदरा महंगाई भी कहते हैं। और इसे मापते कैसे हैं? इसका तरीका बड़ा दिलचस्प है। आप सोचिए कि सरकार एक काल्पनिक शॉपिंग बास्केट बनाती है। शॉपिंग बास्केट? हाँ, एक टोकरी जिसमें वो सभी जरूरी सामान और सेवाएं रखी जाती हैं जो एक औसत परिवार इस्तेमाल करता है। जैसे आटा, दाल, चावल, कपड़े। सिर्फ वही नहीं, उसमें बच्चों की स्कूल फीस, डॉक्टर का खर्च, मोबाइल का बिल, पेट्रोल, मनोरंजन, सब कुछ शामिल होता है। अच्छा, एक पूरी लिस्ट। भी टोकरी को खरीदने में कुल कितना खर्च आ रहा है? अगर पिछले महीने या पिछले साल के मुकाबले ये खर्च बढ़ गया तो हम कहते हैं कि CPI बढ़ गया है। तो भारत में महंगाई मापने का मुख्य आधार CPI ही है। बिल्कुल। ठीक है, तो ये तो हुआ CPI। दूसरा वाला WPI, वो क्या है? WPI है होलसेल प्राइस इंडेक्स यानी थोक मूल्य सूचकांक। थोक मतलब ये फैक्ट्री या मंडी के लेवल की बात हो रही है? हाँ, ये उन कीमतों को देखता है जिन पर एक थोक व्यापारी किसी प्रोड्यूसर से सामान खरीदता है। ये रिटेल लेवल पर नहीं, होलसेल लेवल पर महंगाई को मापता है। तो इसका आम आदमी से सीधा लेना देना नहीं है? सीधा नहीं है, पर ये आने वाली महंगाई का एक संकेत जरूर देता है। अगर आज थोक में कोई चीज महंगी हो रही है तो जाहिर है कि कुछ हफ्तों या महीनों में रिटेल में भी वो महंगी बिकेगी। समझ गया। WPI एक तरह का अर्ली सिग्नल है, कह सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो अब हम ये समझ गए हैं कि महंगाई क्या है, क्यों होती है और उसे मापते कैसे हैं। अब आते हैं उस सवाल पर कि इसका समाज पर असर क्या होता है, किसके लिए अच्छी है और किसके लिए बुरी। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। महंगाई सबके लिए एक जैसी नहीं होती। किसके लिए फायदेमंद है ये? सबसे ज्यादा फायदा होता है प्रोड्यूसर्स यानी उत्पादकों को। अच्छा, वो कैसे? क्योंकि उन्हें अपने बनाए हुए सामान की ज्यादा कीमत मिलती है। इससे उनका मुनाफा बढ़ सकता है। ठीक है, और दूसरा फायदा होता है बोरोअर्स को, मतलब जिन लोगों ने कर्ज लिया हुआ है। कर्ज लेने वालों को फायदा, ये कैसे हो सकता है? देखिए, मान लीजिए आपने आज बैंक से घर खरीदने के लिए 50 लाख का लोन लिया। आज उन 50 लाख की एक वैल्यू है, एक परचेजिंग पावर है। लेकिन महंगाई के कारण हर साल पैसे की कीमत घट रही है। जब आप 15-20 साल बाद अपनी आखिरी EMI चुका रहे होंगे तो उस पैसे की असल कीमत आज के मुकाबले बहुत कम हो चुकी होगी। मतलब मैंने कर्ज तो लिया था भारी भरकम कीमत वाले पैसे से, लेकिन चुका रहा हूँ हल्की फुल्की कीमत वाले पैसे से। बिल्कुल। तो कर्जदार के लिए ये फायदे की स्थिति है। लेकिन अगर कर्जदार को फायदा है तो फिर नुकसान किससे हो रहा है? नुकसान हो रहा है उसे जिसने कर्ज दिया है, और साथ ही उन लोगों को जिन्होंने अपना पैसा बचा कर रखा है। मतलब कंज्यूमर्स और सैलरीड क्लास। सबसे ज्यादा मार इन्हीं पर पड़ती है। आम उपभोक्ता के लिए तो बुरा है ही, क्योंकि उसे रोज की चीजों के लिए ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं। और सैलरीड क्लास, जिनकी तनख्वाह तो फिक्स्ड होती है, उनकी परचेजिंग पावर लगातार कम होती जाती है। सैलरी जिस रफ्तार से बढ़ती है, महंगाई उससे ज्यादा तेजी से बढ़ जाती है। इसीलिए महंगाई को गरीबों पर लगने वाला टैक्स भी कहते हैं। ये तो बहुत गहरी बात है। जी, क्योंकि अमीर लोग तो अपना पैसा प्रॉपर्टी या स्टॉक मार्केट में लगाकर महंगाई से बचा लेते हैं, पर गरीब और मध्यम वर्ग के पास ये ऑप्शन नहीं होता। बिल्कुल। तो एक बार जल्दी से परीक्षा के लिए जो जरूरी वन लाइनर्स हैं उन्हें दोहरा लेते हैं। जरूर। पहला, इन्फ्लेशन का मतलब है मूल्य वृद्धि। सही। दूसरा, CPI मापता है खुदरा महंगाई यानी रिटेल इन्फ्लेशन। बिल्कुल। तीसरा, WPI मापता है थोक महंगाई यानी होलसेल इन्फ्लेशन। करेक्ट। और चौथा और सबसे जरूरी, भारत में इन्फ्लेशन मापने का मुख्य आधार है CPI। एकदम सही। ये चारों पॉइंट्स बहुत महत्वपूर्ण हैं। और इनको याद रखने का कोई आसान तरीका, कोई मेमोनिक? हाँ, एक बना सकते हैं। इन्फ्लेशन के प्रकारों और इंडेक्स के लिए आप DCB प्लस CW रूल याद रख सकते हैं। DCB प्लस CW, ये क्या है? D से डिमांड पुल,
C से कॉस्ट पुश और B से बिल्ट इन। ये 3 प्रकार हो गए। अच्छा, DCB और CW। C से CPI और W से WPI। ये 2 इंडेक्स हो गए, DCB प्लस CW। वाह, ये तो काफी आसान हो गया। TCB और CW। जी ये पूरी बातचीत बहुत ही ज्ञानवर्धक रही। हमने महंगाई के कई पहलुओं को समझा। बिल्कुल। तो आज की इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में हम किस बारे में बात करेंगे? अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि इस महंगाई को कंट्रोल कैसे किया जाता है, मतलब इन्फ्लेशन कंट्रोल मेजर्स, और इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का क्या रोल होता है। बहुत बढ़िया, उसका इंतजार रहेगा। जी तो ये था आज का लेक्चर बिहार मैटर्स पर। धन्यवाद। याद रखिए, इकोनॉमी स्ट्रांग होगी तो जीएस स्कोरिंग हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।